हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जो है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स का फर्स्ट पार्ट रिकॉर्ड किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 232 से, जहाँ पे ये पॉइंट 5 डाल के द आइडियल किंगडम दे रखा है टाइटल, और इसके अंडर 5.1 करके इन्होंने दे रखा है द डिवाइन लाइट। इसमें ये बताया गया है कि जो ऑथर्स थे क्रॉनिकल्स के, उन्होंने काफ़ी सारे सोर्सेज का सहारा लिया ये दिखाने के लिए कि जो मुग़ल रूलर्स थे उनको पावर मिली है रूल करने की डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। भगवान ने उनको पावर दी है रूल करने की, इसी वजह से जो है वो यहाँ पे रूल करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके लिए इन्होंने काफ़ी सिंबल्स वगैरह का सहारा लिया। एक इन्होंने यूज़ किया, एक मंगोल क्वीन थी, एलंक्वा नाम था उनका, और उनको ऐसे दिखाया गया है एक पेंटिंग में कि वो लेटी हुई हैं अपने टेंट के अंदर, और उन लाइट आ रही है सन से, और वो लाइट जो है उनके पूरे शरीर में जो है पेनिट्रेट कर गई, और उनके जो गर्भ में जो बच्चा है उसके अंदर भी वो लाइट जो है चली गई। तो ये दिखाने की कोशिश करी कि जो मुगल्स थे वो मंगोल्स के डिसेंडेंट्स थे, तो उस जो क्वीन थी एलंक्वा, वहाँ से ये लाइट बच्चे के अंदर एंटर करी, और फिर ये जो वो बच्चा बड़ा हुआ, आगे उसके जो बच्चे हुए, और उनमें सब में ये लाइट जो है ट्रांसफ़र होती गई। अब इसमें ये बताया गया, एक बॉक्स दे रखा सेम पेज के ऊपर टाइटल डाल के, ट्रांसमिशंस ऑफ नोशंस ऑफ ल्यूमिनोसिटी, कि जो इनकी जो लाइट थी, जो ल्यूमिनोसिटी थी, इसका ट्रांसमिशन वाला आइडिया इन्होंने कहाँ से लिया। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री देखें इसकी लाइट की, तो एक प्लेटो था, बहुत बड़ा जो है स्कॉलर, उन्होंने अपनी बुक रिपब्लिक में लिखा, दिखाया गया कि भगवान जो है ही इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ सन, कि जो सन है वो गॉड का ही एक सिंबल है। सबसे पहले वहाँ पे इसका जिक्र आया। वहाँ से सोहरावर्दी सिलसिला वालों ने सेम टाइप की बातें करी कि जो है सन से सन इज सिंबल ऑफ गॉड्स लाइट, और सोहरावर्दी जो फिलॉसफी थी उसको जो है दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में लोग पढ़ते थे, और अबुल फजल का फादर शेख मुबारक जो था वो भी सोहरावर्दी सिलसिला का फॉलोवर था, और ही वॉज अ सूफ़ी। तो उन्होंने जो है अपने बेटों को, अबुल फजल को और फैज़ी को, ये सारी विरासत में दी, ये सारे टीचिंग्स जो हैं सिखाई कि लाइट जो है वो गॉड का सिंबल है। और वहाँ से फिर अबुल फजल, जैसा कि आपको पता है, इन्होंने ये बुक्स वगैरह में लिखे क्रॉनिकल्स में, ये पूरी आइडियोलॉजी जो है मुग़ल रूलर्स के साथ एसोसिएट कर दी कि उनको भी जो है सन से लाइट मिलती है। अबुल फजल ने जो आइडियोलॉजी दिखाई उसके हिसाब से उन्होंने सबसे टॉप पे रखा एम्परर को, कि जब लाइट ऊपर से आ रही है सन से, तो सबसे पहला स्टेशन है जिससे वो टकराएगी वो है एम्परर। तो गॉड से जो लाइट निकल के आई वो फिर फर्स्ट वो फॉल एम्परर में एंटर वो करेगी, और इसको वो कहते थे फरे आज़ादी। और फिर आगे उसके नोशन के हिसाब से ये लाइट एम्परर से होती हुई पूरी जनता के अंदर जो है ये प्रवेश करेगी, और जो है एम्परर पूरी जनता के लिए बनेगा इंस्पिरेशन का, प्रेरणा का एक केंद्र, और वो उनके लिए जो है जो स्पिरिचुअल गाइडेंस भी उनको देगा। इसके साथ साथ ही मुगल्स ने पेंटिंग्स का सहारा लिया। इनके क्रॉनिकल्स में जो है पेंटिंग्स भी साथ के साथ ये ऐड करते थे, तो अब ये पेंटिंग्स में भी इन्होंने दिखाना स्टार्ट कर दिया था बाई 17th सेंचुरी, कि जो मुगल्स हैं, उन जो रूलर्स हैं, उनके सिर के चारों तरफ एक डिवाइन लाइट इन्होंने दिखानी स्टार्ट कर दी थी। और इसमें ऐसा लिखा गया है कि ये इन्होंने कॉपी करी यूरोपियन पेंटिंग से। यूरोपियन पेंटिंग्स में जीसस क्राइस्ट के और मदर मैरी के जो फ़ोटो होती थी, पेंटिंग होती थी, उनके सिर के चारों तरफ लाइट दिखाई जाती थी, और वहीं से जो है मुग़ल पेंटर्स ने भी इसको लाइट को मुग़ल रूलर्स के सिर के चारों तरफ दिखाना स्टार्ट कर दिया अपनी पेंटिंग्स में।
यहाँ 5.2 करके यूनिफाइंग फोर्स का टाइटल दिया हुआ है। इसके तहत ये बताया गया है कि जो मुग़ल एम्पायर था ये मल्टी एथनिक था, इसमें लोग रहते थे जो तरह तरह के रिलीजन से बिलोंग करते थे। एम्परर जो होता था वो टॉप पे होता था और एम्परर सिंबल था स्टेबिलिटी का, पीस का और जस्टिस का। किसी का भी कोई इशू हो जाता है तो एम्परर उसको जो है जस्टिस प्रोवाइड कराएगा। फजल डिस्क्राइब्स आइडिया ऑफ सुलह कुल। फजल जो है, जो तुमने कभी सुना होगा कि एक सुलह कुल की पॉलिसी बनाई थी अकबर ने, उसके तहत जो है सभी धर्मों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता था अकबर के द्वारा। तो इसमें अबुल फजल कहते हैं कि जो पॉलिसी ऑफ सुलह कुल थी वो ही जो है कॉर्नरस्टोन बनी एक एनलाइटेंड मुग़ल रूल का। इसमें सभी धर्मों को जो है फुल फ्रीडम दी जाती थी अपनी प्रैक्टिस करने की। और जो आइडिया ऑफ सुलह कुल था वो प्रैक्टिस किया जाता था, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता था। जो भी पॉलिसी रूलर बनाता था सारी सुलह कुल के बेसिस पे बनती थी। जैसे कि जितने भी उनकी नोबिलिटी होती थी उसमें कोई भी एक धर्म के लोगों को वो जगह नहीं देते थे। उसमें ईरानीज़ भी होते थे, तुरानीज़ भी होते थे और जो है अफ़गान, राजपूत, हिंदुस्तानी, डेकनी, ये सब तरह तरह के लोग जो हैं उसका पार्ट होते थे नोबिलिटी का। इन सबको उनके टैलेंट के हिसाब से जो है रिवॉर्ड और पोजीशन दी जाती थी कि कितना जो है उन्होंने राजा की सेवा करी और कितने वो उसके प्रति समर्पित हैं। उसी के बेसिस पे उनको प्रमोशन मिलेगा, ना कि रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे। इसके आगे जो है अकबर ने सुलह कुल का जो है वो दिखाते हुए जजिया को अबोलिश कर दिया 1564 में। पिलग्रिमेज टैक्स को भी जो है इन्होंने अबोलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था 1563 में। जजिया जो है एक टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता था अकबर से पहले, और पिलग्रिमेज टैक्स भी जो है नॉन मुस्लिम्स के ऊपर ही लगाया जाता था कि अगर आप अपना कोई धार्मिक स्थल घूमने के लिए जाते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अकबर ने सुलह कुल दिखाते हुए ये दोनों टैक्स जो हैं ख़त्म कर दिए और सबको एक बराबर लेवल पे ला के खड़ा कर दिया। ऑफिसर्स को भी वो साफ साफ हिदायत देता था कि तुमने जो भी काम करना है सुलह कुल के बेसिस पे ही करोगे। अगर मुझे कभी भी मैंने देखा कि कहीं पे तुमने जो है भेदभाव किया धर्म या कास्ट की वजह से तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलेगी। जितने भी मुग़ल एम्परर्स थे वो जो है दे गेव ग्रांट्स टू सपोर्ट द बिल्डिंग्स ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कि जितने मुग़ल एम्परर्स थे वो ग्रांट देते थे, पैसे देते थे बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए, धार्मिक बिल्डिंग्स वगैरह के लिए। अगर टेम्पल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कभी भी युद्ध के टाइम तो तुरंत जो है उसको रिपेयर करने के लिए भी ग्रांट दी जाती थी। जबकि औरंगज़ेब ने अपने जो फादर की और ग्रैंडफादर की जो पॉलिसीज़ थी और अकबर की जो पॉलिसीज़ थी इनको उसने कम्प्लीटली रिवर्स कर दिया था। आगे पेज नंबर 234 पे 5.3 जस्ट सॉवरेनिटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये टाइटल दे रखा है कि जो राजा है अगर वो न्यायप्रिय है तो वो एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये बात अबुल फजल ने बोली थी कि ये एक तरह का जो सोशल आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है जनता के साथ। कैसे, क्या था उस कॉन्ट्रैक्ट में? जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं ना, तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि जो रूलर है वो जनता की 4 चीज़ों की रक्षा करेगा। जान मतलब लाइफ, माल प्रॉपर्टी, नमस मतलब सम्मान ऑनर, एंड दीन, दीन का मतलब है फेथ, वो इन सब की रक्षा करेगा। और जनता को बदले में राजा की आज्ञा माननी पड़ेगी और उसके साथ जो है रिसोर्सेज को शेयर करना पड़ेगा, मतलब राजा को रेवेन्यू टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। और अबुल फजल का ये मानना था कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये सिर्फ कोई न्यायप्रिय राजा ही इसको जो है अपने पावर और डिवाइन गाइडेंस के बलबूते पे इसको क्रिया रूप दे सकता है।
मैं तुम्हें साथ में ये भी बता दूं कि जितने भी पेंटिंग्स वगैरह इस चैप्टर में दे रखी हैं उनके साथ पेंटर का नाम भी लिखा होता है और वो किस सीन को डिस्क्राइब कर रही है ये भी लिखा होता है। ये सब आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक आता ही आता है पेंटिंग से रिलेटेड, या किसी भी कोई भी फ़ोटो तुम्हारी बुक में दी होती है वो उसके बारे में पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि ये किससे रिलेटेड है। यहाँ पे पेज नंबर 235 पे एक फिगर 9.7 दे रखा है जिसमें जो है चेन ऑफ जस्टिस दिखाई गई है। जहांगीर जैसे ही एम्परर बना उसने ऑर्डर दिया कि मेरे पैलेस में एक चेन ऑफ जस्टिस इंस्टॉल करवा दी जाए जो कि सोने की बनी थी, 30 गज लंबी थी। गज जो है मीटर से थोड़ा सा छोटा होता है, तो वो 30 गज की थी और इसके 60 घंटियाँ इसके अंदर लगी हुई थी कि अगर किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि उसको जो है जस्टिस की ज़रूरत है, किसी ने उसके साथ अन्याय किया है, तो वह आके ये चेन को खींचेगा तो ये घंटियाँ बजेंगी। फिर एम्परर खुद जो है महल से निकल के आएगा, आपकी प्रॉब्लम सुनेगा और आपको न्याय प्रदान करेगा। मुगल्स जो थे उनकी ये जो आइडिया था कि हम न्यायप्रिय हैं, ये बहुत ही ज़्यादा उनका स्पेशल वर्चू था मुग़ल एम्परर्स का। और इसको दिखाने के लिए पेंटर्स ने भी तरह तरह के सिंबल्स यूज़ किए हैं कि मुग़ल रूलर जो है न्यायप्रिय थे। उनमें से एक सबसे फेवरेट सिंबल है शेर को और बकरी या भेड़ को वो एक साथ दिखाते हैं कि वो साथ साथ बैठ के रेस्ट कर रहे हैं। ये इस बात का सिंबल था कि मुग़ल एम्पायर के अंदर जो कोई भी अमीर है या गरीब है, शक्तिशाली है या कमज़ोर है, सारे एक साथ पीसफुली रहते हैं। जो बादशाह नामा के अंदर, बादशाह नामा बुक है, उसके अंदर जो कोर्ट सीन्स हैं उनमें ये शेर और बकरी वाला जो है सीन, जो राजा का सिंहासन होता है उसके नीचे थोड़ी सी खाली जगह होती है, तो ये वहाँ पे ये वाला सीन जो है दिखा देते हैं, पेंटिंग्स में दिखाया गया है। पेज नंबर 236 पे दे रखा है पॉइंट 6 में कैपिटल्स एंड कोर्ट्स कि जो कैपिटल सिटीज़ होते थे वो कैसे होते थे, इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि जो मुग़ल की जो कैपिटल होती थी वो पूरे एम्पायर का हार्ट होती थी, सेंटर होती थी। 16th और 17th सेंचुरी में इनकी जो कैपिटल सिटी होती थी वो बार बार जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की गई थी। जब बाबर ने टुक ओवर किया, लोधी को हरा के, आगरा थी उसकी कैपिटल, वहाँ से उसके बाद भी उन्होंने 4 साल तक इंडिया में रूल किया, तो उनकी जो कैपिटल थी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती थी, कभी दिल्ली, कभी आगरा, कभी लाहौर। 1560s में भी अकबर ने गोट अ फोर्ट कंस्ट्रक्टेड, अकबर ने जो है एक फ़ोर्ट बनवाया आगरा में रेड सैंडस्टोन से, जो कि आसपास से ही उसको निकाला गया था रेड सैंडस्टोन को, और आगरा में इन्होंने ये एक रेड फोर्ट बनवा दिया। 1570 में अकबर ने डिसाइड किया कि फ़तेहपुर सिकरी में मैं एक कैपिटल सिटी बनवाऊंगा। इसका रीज़न ये था कि अकबर जो है अक्सर एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जाते थे अजमेर में। उन्होंने शायद ये प्लेस जो है 14 बार अपने लाइफ टाइम में विज़िट किया था, तो ये जो फ़तेहपुर सिकरी था ये उसी रूट पे लोकेटेड था। तो अकबर को लगा कि मैं इसको अपनी कैपिटल बना लेता हूँ, तो ये मेरे लिए बिल्कुल आसान रहेगा, बार बार जब भी कोई भी वहाँ पे जो है उस शेख की दरगाह पे अगर विज़िट करने जाते हैं तो बहुत आसानी रहेगी। जो मुग़ल्स थे उनका बहुत ही क्लोज कनेक्शन था सूफ़ीज़ के साथ और चिश्ती सिलसिला के सूफ़ीज़ के साथ था। अकबर ने जो है इसी जगह पे कंस्ट्रक्शन करवाया था एक टोम्ब का, जो वाइट मार्बल से बनी हुई थी, और वो इन्होंने शेख सलीम चिश्ती के लिए करवाया था। और बिल्कुल जो वहाँ पे जो फ्राइडे मॉस्क थी उसके एग्जैक्ट सामने। ये दर्शाता है कि उनके जो है चिश्ती सिलसिला वालों के साथ कितने क्लोज रिलेशनशिप थी। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया था, क्योंकि एक बार उन्होंने गुजरात के ऊपर विजय प्राप्त करी थी और उसकी याद में इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। 1585 में अकबर ने कैपिटल यहाँ से शिफ्ट करके लाहौर में ले गए।
जो कि यहाँ की नॉर्थ वेस्ट जो एरिया था वहाँ पे काफ़ी ट्रबल चल रही थी। तो उसको अच्छे से कंट्रोल में करने के लिए अकबर ने कैपिटल सिटी जो है 1585 में लाहौर में ट्रांसफ़र कर दी, और वहाँ पे जो है इन्होंने 13 साल तक फ्रंटियर के ऊपर जो है अपनी नज़र बनाए रखी सेफ्टी के लिए। आगे इसमें बताया गया कि शाहजहाँ ने कुछ अच्छी पॉलिसीज़ बनाई थी, टैक्स वगैरह लगाए लोगों के ऊपर उसने, और काफ़ी सारा जो है पैसा इकट्ठा किया जिसको उसने बिल्डिंग्स में लगाया। मैं इस बात में कोई सच्चाई नहीं मानती, क्योंकि उसने कोई अच्छी फिस्कल पॉलिसी नहीं बनाई थी। वो लोगों को जो है कॉमन मैन था उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया, तो कॉमन मैन सफ़र्ड अ लॉट, और उनके दम पे उसने जो है इतनी सारी बिल्डिंग्स बनवाई। ये बात कुछ हिस्टोरियंस भी कहते हैं, मैंने पढ़ी है। बिल्डिंग एक्टिविटी जो है कोई भी राजा हो वो उनकी स्पेशल निशानी होती है, उनका डिनेस्टिक रूल की कि किस डिनेस्टी के राजा ने कैसी बिल्डिंग्स बनवाई, और वो इसको अपना प्रेस्टीज दिखाने के लिए बनाते हैं, अपनी वेल्थ और पावर दिखाने के लिए भी जो है हर डिनेस्टी के राजा कोई ना कोई बिल्डिंग बनवाते हैं। और मुग़ल रूलर्स स्पेशली जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी थी इसको वो एक जरिया मानते थे अपना सम्मान दिखाने के लिए रिलीजन के प्रति और भगवान के प्रति। 1648 में कैपिटल जो है आगरा से शिफ्ट होके शाहजहानाबाद इन्होंने कर दी। शाहजहानाबाद जो है दिल्ली से ही सटा हुआ एक एरिया था जहाँ पे शाहजहाँ ने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करके इसका नाम रख दिया शाहजहानाबाद, और वहाँ पे अपनी जो है कैपिटल सिटी ट्रांसफ़र कर ली। ये जो चांदनी चौक है और इसके जो बाज़ार्स थे और बड़े बड़े जो है बिल्डिंग्स इन्होंने नोबल्स के लिए इसमें बनवाई थी, क्योंकि शाहजहाँ ने ये सिटी बनवाया तो जैसे इन्होंने कोशिश करी है डिपिक्ट करने की जो मुग़ल एम्पायर था वो बहुत ही ग्रैंड था, ग्रैंड मोनार्की थी, तो उसी को आगे ज़्यादा दिखाने के लिए इन्होंने ये शाहजहानाबाद सिटी बना के अपनी कैपिटल यहाँ पे शिफ्ट करी थी। आगे पेज नंबर 237 पे है 6.2 में द मुग़ल कोर्ट। मुग़ल्स का जो कोर्ट था, दरबार था, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि इनका जो कोर्ट होता था उसको इस तरीके से अरेंज किया जाता था ये दिखाने के लिए कि जो रूलर है वो ही सोसाइटी का सेंटर है, हार्ट है। और इसका जो सबसे सेंटर पीस था वो था थ्रोन, जिसको मुग़ल्स तख्त भी कहते थे, और इसी थ्रोन को वो यूज़ करते थे ये वाला एक फिनोमिना दिखाने के लिए कि जो रूलर था वो पूरे एम्पायर का केंद्र था, एक्सिस मुंडी था। एक्सिस मुंडी होता है किसी भी चीज़ का आप सेंटर हो, और इसमें ये मुग़ल जो हैं थ्रोन के ऊपर एक छत्र यूज़ करते थे, और ऐसा माना जाता था ये हमने यूज़ किया है जो रेडियंस है जो सूरज की वो हमारे राजा से सेपरेट हो जाए, कि मतलब हमारे राजा इतने ही रेडियंट है जितना कि सन, अगर बीच में हमने वो छत्र नहीं रखा तो आपको एम्परर जो है वो लाइट आपको दिखाई तक नहीं देंगे। इट वॉज सिम्बोलिक। इनके जो क्रॉनिकल्स होते थे उनमें साफ साफ रूल्स लिखे होते थे कि मुग़ल्स के जो कोर्ट में जो नोबल्स हैं उनका क्या स्टेटस है और किस तरीके से वो स्टेटस निर्धारित किया जाता है। और ये भी इसमें मेंशन किया गया है कि किसी भी नोबल का जो स्थान था राजा के सिंहासन के कितने नज़दीक है, तो उसी से पता चलता था कि ये जो नोबल है इसका स्टेटस उतना ही ऊंचा है। मतलब आपकी अगर जगह राजा के बिल्कुल नज़दीक है कोर्ट में तो इसका मतलब आपका स्टेटस बहुत ही ज़्यादा हाई है। जैसे ही राजा आके अपने थ्रोन पे बैठ जाता था उसके बाद किसी को भी इजाज़त नहीं होती थी कि कोई अपना थ्रोन छोड़ के, अपनी कुर्सी छोड़ के उठे या बिना परमिशन के कोर्ट छोड़ के चला जाए। कंट्रोल किया जाता था यहाँ की हर एक्टिविटी को कि किस तरीके से किसको बोलना है और क्या बोलना है। कि अकबर बैठा है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बाहर से आया अकबर से अगर बात करनी है तो कोई उसको महाराज कह रहा है, कोई उसको शहंशाह कह रहा है, कोई कुछ। इनका वेल डिफाइंड होता था जितने भी फॉर्म्स ऑफ एड्रेस होती थी। एड्रेस का मतलब है संबोधन करना, कि किस तरीके से वो संबोधन करेंगे राजा को, वो सब पहले से वेल डिफाइंड होता था, उसके रूल्स होते थे। और जितने भी कर्टसीज होती थी, जितने भी मैनर होते थे,
और जो जो स्पीच होती थी उसका एक पैटर्न था, एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट, और उसी के तहत जो है उनको बोलना होता था। थोड़ा सा भी अगर आपने उससे उसका वॉयलेशन किया, उसकी उल्लंघना की, तो आपको जो है पनिशमेंट मिलेगी। ये सोर्स नंबर 2 दे रखा पेज नंबर 237 पे, दरबार अकबरी। इसमें बताया गया है कि अकबर का दरबार जो है कैसा होता था, कि अकबर जब एंटर करता था तो ड्रम्स वगैरह बजते थे और बड़ी ही डिवाइन तरीके से जो है उसकी तारीफ़ की जाती थी। उसके जो सन्स हैं और या बाकी के जो कोई भी नोबल्स हैं वो कॉर्निश करते थे। कॉर्निश होता है एक तरह का सलाम, और जो है वो अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाते थे। और जो ऑफिसर्स होते थे मुग़ल एम्पायर के, वो अपने जस्टिस से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स होती थी वो फिर अकबर के सामने उसको पेश करते थे। अकबर जो है सारे इश्यूज़ को सेटल करता था उसके बाद। और जब तक ये काम चल रहा है तब तक बाकी के लोग लाइन में खड़े हैं अपना टैलेंट दर्शाने के लिए। उनमें से कुछ रेसलर्स हैं, पहलवान, कुछ ग्लैडिएटर्स हैं जो फाइट करते हैं एनिमल्स के साथ, उनको ग्लैडिएटर्स कहते हैं। और कुछ जो हैं जगलर्स हैं, जगलर्स होते हैं जो छल्लों के साथ खेलते हैं, उछाल उछाल के उनको नीचे नहीं गिरने देते। और कुछ थे टिम्बलर्स, ये होते हैं वो लोग जो एक्रोबैट्स की तरह कुछ कलाबाजियाँ दिखाते रहते हैं। तो ये सारे लोग लाइन में खड़े होते थे उस टाइम अपना टैलेंट दिखाने के लिए, कि अकबर जो है जब अपना काम करके अगर फ्री हो जाए तो हम अपना टैलेंट उसके सामने प्रदर्शित करें। अब पेज नंबर 238 पे दिया हुआ है ये, कि जिस भी टाइप का आप सैल्यूट करते हो रूलर को, वो भी आपकी पोजीशन जो है दर्शाएगा कि कितना आपका हाई स्टेटस है। जितना भी ज़्यादा आप झुक के सलाम करोगे उतना ही ज़्यादा आपका स्टेटस माना जाएगा। सबसे बड़ी फॉर्म थी जो सैल्यूट करने की, वो थी ज़मीन पे लेट के साष्टांग प्रणाम करना। और कुछ ऐसे नोबल्स और राजा होते थे जो ज़मीन पे लेट के अकबर को सच्ची में साष्टांग प्रणाम करते थे। जब शाहजहाँ का रूल स्टार्ट हुआ तो ये सारे रिचुअल जो हैं उसने रिप्लेस कर दिए। बोले एक आपने चाहर तस्लीम करना है और ज़मींदोज़ करना है। चाहर तस्लीम भी जो है एक तरह का सैल्यूट होता है, जिसमें हाथ को ज़मीन पे रख के और फिर सीधा हाथ ऊपर उठा के लाते हुए अपने सिर पे रखते हैं, और ऐसा 4 बार करते हैं, इसलिए इसको चाहर तस्लीम कहते हैं। ज़मींदोज़ का मतलब होता है ज़मीन को सिंपली किस करना, कि ये 2 करोगे आप, बाकी के सारे साष्टांग प्रणाम वगैरह सब छोड़ दो। मुग़ल कोर्ट के अंदर कोई बाहर से अगर कोई एम्बेसडर वगैरह आता है, उनके लिए भी एक प्रोटोकॉल होती थी, उसी के तहत उनको बिहेव करना होता था। अगर आप बाहर से आए हैं, या तो आप बहुत ही ज़्यादा झुक के प्रणाम करोगे या ज़मीन को किस करोगे। अगर यूरोपियन हो तो जैसे आप जीसस के सामने प्रेयर करते हो, हाथ जोड़ के चेस्ट के पास ले जाके अपने हाथ, ऐसे ही आप जो है एम्परर के सामने करोगे। तो इनमें से आप कोई भी एक चीज़ कर सकते हो। फिर थोड़ा सा थॉमस रो के बारे में बताया है कि वो जेम्स वन जो है इंग्लैंड का राजा था और उसका एम्बेसडर बन के यहाँ पे मुग़ल कोर्ट में आए। उस टाइम जहांगीर जो है मुग़ल एम्परर था, और जो थॉमस रो था इसने सबको शॉक कर दिया। सबसे पहली बात तो इन्होंने हाथ अच्छे से नहीं जोड़े जैसे जीसस के सामने जोड़ते हैं, इसने थोड़ा सा झुक के प्रणाम किया और फिर उसके बाद बोला मुझे कुर्सी मिलेगी क्या बैठने के लिए। तो उससे जो है इन सबको एक भयानक जो है सदमा लग गया था कि ये कौन आ गया, कहाँ से आ गया। फिर एम्परर का डे कैसे स्टार्ट होता था, इसमें वो डिस्क्राइब कर रखा है कि अब एम्परर का दिन जो है स्टार्ट होता था जैसे ही सनराइज़ करेगा उस टाइम राजा उठ के अपनी प्रेयर करेगा। फिर वो बैल्कनी में आएगा अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स के बाद झरोखा दर्शन सेरेमनी के लिए। झरोखा दर्शन सेरेमनी जो है अकबर ने स्टार्ट करी थी। इसमें राजा जो है सुबह सुबह लोगों को अपने दर्शन देगा, लोग उसके दर्शन करने आएंगे और लोगों को ऐसे फील होगा कि वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि राजा जो है वो डिवाइन लाइट का सिंबल है और लोगों तक वो लाइट उससे जाती है। तो अकबर जब आता था बैल्कनी में दर्शन देने के लिए, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे ऑलरेडी जो है अकबर का वेट कर रहे होते थे। कुछ तो अपने घर से अपने बीमार बच्चों को भी ले आते थे कि भाई ये दर्शन करके ठीक हो जाएंगे, और कुछ लोग जब तक अकबर का दर्शन नहीं कर लेते थे वो खाना तक नहीं खाते थे।
एक इनका इम्पोर्टेंट नाइट होती थी जिसको शबे बारात ये कहते थे, इसको सेलिब्रेट करते थे। ये फुल मून नाइट होती थी जो कि 14वां दिन होता था इनके शबन का। हिजरी कैलेंडर के हिसाब से 8वें महीने का ये 14th डे होता था और ये फुल मून नाइट होती थी। ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में इसको सेलिब्रेट किया जाता था। पटाखे वगैरह बजाते थे रात को और जो है ये प्रेयर्स करते थे, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि इस रात को अल्लाह जो है हमारी डेस्टिनी लिखता है आने वाली नेक्स्ट ईयर के लिए। आगे इन्होंने बॉक्स दे रखा है पेज नंबर 238 पे, बॉटम में बिल्कुल नीचे से, जिसमें ज्वेल्ड थ्रोन का टाइटल दे रखा है, जिसमें पिकॉक थ्रोन के बारे में बताया गया है कि ये शाहजहाँ ने बनवाया था और इसको तख्ते मुरासा भी कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था और इसको बादशाह नामा में इसका वर्णन आता है। इसके ऊपर जो ये तख्त है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसके ऊपर एक छत्र होता था जिसको 12 पिलर नीचे सपोर्ट कर रहे थे। इसकी जो ऊंचाई थी वो 5 क्यूबिट थी अपनी सीढ़ियों से लेके डोम तक। इसमें बताया गया है कि 86 लाख जो रुपए के जेम्स, 1 लाख तोला सोना और अलग से 14 लाख तोला सोना अलग से इसका ऑर्डर दिया गया था कि ये सब सिर्फ डेकोरेट करने के लिए जो है शाहजहाँ ने इसमें लगवाया था और इसको बनाने में 7 साल लग गए थे। इसके अंदर जो है एक रूबी भी लगी हुई थी। ये रूबी जो है एक ईरान के रूलर ने जहांगीर को गिफ्ट में दी थी और अब वो शाहजहाँ के पास थी। इस रूबी के ऊपर जो है काफ़ी लेजेंड्स के नाम भी उकेरे गए थे। तैमूर, मिर्ज़ा शाहरुख, मिर्ज़ा उलुग बेग, शाह अब्बास, ये तो ईरान का ही रूलर था, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहाँ, इन सब के नाम उस रूबी के ऊपर लिखे हुए थे और ये रूबी भी जो है उस तख्त में लगी हुई थी जिसको पिकॉक थ्रोन कहते हैं। और आज पिकॉक थ्रोन जो है एग्जिस्ट नहीं करता। इसे अफ़गानिस्तान का वो जो इन्वेडर आया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, वो ले गया था और उसके बाद से कोई भी जो है एविडेंसेस नहीं मिले कि ये कहाँ है। पेज नंबर 239 पे इन्होंने थोड़ा सा बता रखा है कि आगे एम्परर का, जैसे हमने दिन की स्टार्ट करी थी कि वो सुबह प्रेयर करेगा, उसके बाद झरोखा दर्शन के लिए आएगा। झरोखा दर्शन में 1 घंटा वो अपने दर्शन देगा, लोग आते जाएंगे, दर्शन करके जो है चले जाएंगे। फिर ये दीवाने आम जाएगा, पब्लिक हॉल ऑफ ऑडियंस। इस बिल्डिंग में जो प्राइमरी बिजनेस है, बेसिक बिजनेस है इनका जो गवर्नमेंट का, वो वहाँ से ये स्टार्ट करेगा, लोगों की साथ कुछ डिस्कस करना, कुछ इश्यूज डिस्कस करना। स्टेट ऑफिशियल्स होते थे वो वहाँ पे उसको रिपोर्ट प्रेजेंट करते थे और कोई रिक्वेस्ट है किसी की तो वो भी उसके सामने पेश करते थे। 2 घंटे बाद वो दीवाने खास वाली बिल्डिंग में जाता था और वहाँ पे जो है बड़े बड़े नोबल्स और मिनिस्टर के साथ वो कॉन्फिडेंशियल और इम्पोर्टेंट जो डिस्कशंस होती थी वो करता था। जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते थे स्टेट के, वो अपनी अर्जी जो है एम्परर के सामने पेश करते थे और जो टैक्स ऑफिशियल्स थे वो भी अपने अकाउंट्स अकबर के सामने पेश करते थे। ये सब कहाँ होता था? दीवाने खास बिल्डिंग में। कभी कभार जो है एम्परर के पास जब टाइम होता था तो बड़े बड़े जो आर्टिस्ट थे फेमस अच्छे अच्छे, उनका जो है ये काम भी देख लेते थे और कभी कभार आर्किटेक्ट्स वगैरह जो बिल्डिंग्स की प्लान बनाते थे उसको भी ये देख लेते थे। जो कोर्ट था इनका वो जीवन से भरा हुआ होता था, फेस्टिविटीज से भरा हुआ होता था। जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता था, जैसे या तो राजा ने जिस दिन सिंहासन ग्रहण किया था वो एनिवर्सरी हो, ईद हो, शबे बारात की रात हो या होली हो या कोई और फेस्टिवल हो, तो दरबार में जो है काफ़ी चहल पहल होती थी।
जो सुगंधित कैंडल्स होती हैं उनको जलाया जाता था और रंग बिरंगी चीज़ें जो है दीवारों से लटका देते थे उनको सुंदर बनाने के लिए। मुग़ल एम्पर जो होता था वो 3 फेस्टिवल्स को ज़रूर सेलिब्रेट करता था। एक तो उसका जो भी उस टाइम रूलर है उसका बर्थडे सोलर कैलेंडर के हिसाब से और लूनर कैलेंडर के हिसाब से। सोलर कैलेंडर जो होता है वो ये प्रेजेंट कैलेंडर हैविंग 365 डेज़ और जो लूनर होता है उसमें होते हैं 354 डेज़। तो जो डेट ऑफ बर्थ सोलर कैलेंडर के हिसाब से होती है वो कभी भी लूनर कैलेंडर के हिसाब से सेम डेट पे नहीं आते। तो वो साल में 2 दिन जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता था एम्परर। एक नौरोज़ का फेस्टिवल ये सेलिब्रेट करते थे जो कि ईरानियन न्यू ईयर है। और ये कब होता है? वर्नल इक्विनॉक्स वाले दिन जो है ये ईरानियन न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। वर्नल इक्विनॉक्स होता है, तुमने ज्योग्राफी में स्प्रिंग इक्विनॉक्स पढ़ा होगा, उसी को वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। ये स्प्रिंग की बिगनिंग को दर्शाता है और ये मार्च के महीने में हर साल आता है और उसी दिन जो है ये ईरानियन न्यू ईयर सेलिब्रेट करते थे। जब राजा का बर्थडे होता था तो उनको तोला जाता था या सोने से या सिक्कों से या बाकी की किसी भी चीज़ से, और तोलने के बाद ये सारी चीज़ें गरीबों में बांट दी जाती थी दान के रूप में। पेज नंबर 240 पे एक पेंटिंग दी है जिसमें जो है मैरिज सीन दिखाए गए हैं। दारा शुकोह की शादी हो रही है नादिरा से। नादिरा जो है प्रिंस परवेज़ की डॉटर थी। जो प्रिंस परवेज़ था वो जहांगीर का बेटा था। मतलब इन इस्लाम ये जो है अपने कज़न्स के साथ शादी कर सकते हैं, तो उनकी शादी यहाँ पे दिखाई जा रही है। अब पेज नंबर 241 पे है 6.3 जिसमें टाइटल इन्होंने दे रखा टाइटल्स एंड गिफ्ट्स। मुग़ल रूलर जो हैं तरह तरह के हाई साउंडिंग टाइटल्स अपनाते थे। या तो जब वो राजा बनते थे तब टाइटल लेते थे, या अगर कहीं पे वो विजय प्राप्त करके आए उस टाइम भी कोई नया टाइटल वो ले लेते थे। जैसे जब शाहजहाँ ने साउथ इंडिया में एक जीत प्राप्त करी थी तो उसके फादर ने उसको शाहजहाँ का टाइटल दिया था। उससे पहले शाहजहाँ का नाम था प्रिंस खुर्रम। जहांगीर का नाम प्रिंस सलीम था, पर जब वो राजा बना उन्होंने जहांगीर का टाइटल लिया था। औरंगज़ेब जब राजा बना तो उसने आलमगीर का टाइटल अडॉप्ट किया था। तो इस तरीके से ये जो है टाइटल्स ले लेते थे वो, जो कि बड़े हाई साउंडिंग होते थे और बड़े रिदमिक से होते थे। और जब ये दरबार में राजा एंटर करता था रूलर, तो इसको बोला जाता था ऊंची आवाज़ में, जो कि सुनने वालों के दिल में जो है एक सेंसेशन क्रिएट करता था। मुग़ल जो कॉइन्स होते थे उनके ऊपर भी राजा का नाम उसके टाइटल के समेत पूरे रॉयल तरीके से जो है वो छपवाते थे। जितने और बाकी के टाइटल जो हैं स्कॉलर्स वगैरह को भी ये मुग़ल रूलर्स दे देते थे। इफ़ समबडी इज़ टैलेंटेड। अगर किसी भी इंसान की जो अब एक आम इंसान से ख़ास इंसान बनने तक की जर्नी आपको समझनी है, तो जब वो दरबार में एंटर करता है जो टाइटल बोले जाते हैं उनको सुन के आपको आसानी से पता लग जाएगा कि आप कहाँ से होते हुए कैसे प्रेजेंट पोजीशन तक पहुँचे हो। आसफ़ खान नाम का एक टाइटल दिया जाता था जो किसी भी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर को दिया जाता था, और ये लिया गया था एक लेजेंडरी मिनिस्टर से जो कि प्रोफेट किंग सुलेमान का मिनिस्टर था। उसका नाम आसफ़ था और उसी आसफ़ से आसफ़ खान नाम का टाइटल मुग़ल कोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्टर को दिया जाता था। मिर्ज़ा राजा का टाइटल भी दिया जाता था। औरंगज़ेब ने भी दिया था ये 2 नोबल्स को। एक का नाम था जय सिंह और दूसरे का नाम था जसवंत सिंह। इनको औरंगज़ेब ने टाइटल दिया मिर्ज़ा राजा का। ये टाइटल जो हैं अपने टैलेंट के दम पे भी आप ले सकते हो, या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो पे करके भी आप टाइटल ले सकते हो। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि एक बंदा था जिसका नाम मीर खान था। उसने औरंगज़ेब को 1 लाख रुपए ऑफ़र किए थे ताकि उसको अपने नाम के आगे टाइटल के रूप में लगाने को मिल जाए, तो फिर उसका नाम बन जाएगा अमीर खान। कई बार जो है अवार्ड के रूप में रोब ऑफ ऑनर भी दिया जाता था जिसको खिल्लत कहते थे। ये एक तरीके के क्लॉथ्स होते थे।
राजा ने कभी एक दिन पहने हो और ये कोई भी बहुत ही ज़्यादा वफादार नोबल हो तो उसको जो है राजा पहना के भेजता था, जो कि बहुत बड़ी सम्मान का सूचक होता था। कभी कभार राजा जो है सरोपा भी भेंट करता था। सरोपा जो है एक ड्रेस होती थी सिर से लेके पैर तक, इसके अंदर एक ट्यूनिक होता था, एक टर्बन होती थी और एक पटका होता था। और जो ज्वेल्ड ऑर्नामेंट्स होते थे, गहने होते थे, वो भी कई बार एम्परर जो है गिफ्ट में किसी को दे देता था खुश होके। एक पद्म मुरासा नाम का गहना दिया जाता था, ज्वेल दिया जाता था, लोटस ब्लॉसम, लेकिन ये सिर्फ किसी किसी को ही दिया जाता था जो हाईली टैलेंटेड हो, एक्सेप्शनल केस हो। अगर कोई भी दरबारी राजा से मिलने जाता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता था मुगल्स के पास, वो कुछ ना कुछ गिफ्ट में लेके जाता था। अगर बहुत छोटी अमाउंट आप लेके जाते हो उसको नज़र बोलते थे, और अगर कोई बड़ी अमाउंट आप राजा के लिए गिफ्ट में लेके जाते हो उसको वो पेशकश बोलते थे। इनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते थे दूसरे देशों के साथ, उसमें जो है गिफ्ट्स वगैरह लेने देने का बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस होती थी और इसको सम्मान का सूचक माना जाता था। जो एम्बेसडर्स होते थे इनके मुगल्स के, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, जो दूसरे राजाओं के साथ बात करके कोई भी संधि वगैरह करने में वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो ऐसा जब हालात होते थे उसमें मुग़ल एम्परर ने क्या गिफ्ट दे के उसको भेजा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था। थॉमस रो जब आया था, जिसकी हमने बात करी थी कि उसने सबको शॉक कर दिया था कुर्सी के बारे में पूछ के, तो उसने और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया जब उसने आसफ़ खान को गिफ्ट में एक अंगूठी दी। अंगूठी थी सिर्फ 400 रुपये की, जो कि उसने आसफ़ खान ने तुरंत लौटा दी उसको वापस कि ये मेरी शान के ख़िलाफ़ है। पेज नंबर 242 पे दे रखा है ये 7 पॉइंट। द इम्पीरियल हाउस होल्ड। इम्पीरियल हाउस होल्ड का मतलब है राजा का पैलेस। इसके लिए टर्म यूज़ करी जाती थी हरम। हरम जो है एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है पवित्र स्थान। तो जो इनका हरम होता था, जो पैलेस होता था, उसमें रूलर की काफ़ी सारी जितने भी वाइफ्स होती थी वो सारी वहीं रहती थी। जो मिस्ट्रेस होती थी उसकी वो भी वहीं रहती थी। उसके जो नज़दीक के या दूर के रिश्तेदार होते थे वो भी पैलेस में ही रहते थे, और बाकी के सर्वेंट्स और स्लेव्स जो हैं वो भी पैलेस में रहते थे। पोलीगामी जो है प्रैक्टिस की जाती थी। पोलीगामी का मतलब है एक से ज़्यादा वाइफ होना, तो ये प्रचलन में थी उस टाइम। राजपूत और मुग़ल दोनों ही शादी को एक ऐसी चीज़ मानते थे जो कि उनके पॉलिटिकल रिलेशनशिप को जो है सॉलिड बनाती थी, और इसी वजह से जो है अकबर ने बहुत सारी राजपूत राजकुमारियों के साथ शादी करी थी ताकि उसका एम्पायर जो है सॉलिड और स्ट्रॉन्ग बने। ये टेरिटरी का गिफ्ट देते थे और उसके साथ जो है गिफ्ट में अपनी डॉटर भी जो है रूलर को दे देते थे। इस वजह से जो है इन रूलिंग ग्रुप्स के बीच में एक कंटिन्यूअस गुड रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती थी, क्योंकि जिसके साथ आपने जो है मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर लिए, शादी के संबंध जिस किसी के साथ भी हो जाते हैं वो एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। और यही कारण था कि मुगल्स ने जो है इतने लंबे समय तक रूल किया, क्योंकि इसकी फाउंडेशन जो उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखी थी। और इसी वजह से जो है बाकी के जितने भी सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे उनके साथ इनके संबंध जो है मजबूत बने। राजा की जितने भी वाइफ्स होती थी उनमें बिल्कुल जो है ये भेदभाव रखते थे, उनको अलग अलग नामों से पुकारते थे। 3 तरह की वाइफ होती थी, बेगम्स, आगाज़ एंड अगाचा। बेगम्स वो होती थी जो किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, मतलब जो कि प्रिंसेस होती थी। तो प्रिंसेस की अगर राजा से रूलर से शादी होती है उसको ये बेगम कह के बुलाएंगे। अगर किसी ऑर्डिनरी लड़की से रूलर शादी करता है तो उसको वो आगा कह के बुलाएंगे, और अगर वो उसकी मिस्ट्रेस है
और पैलेस में रह रही है उसको वो है जो है अगाचा नाम से बुलाते थे। और ये जो 3 तरह की वाइफ्स होती थी इन सबको मंथली अलाउंसेस मिलता था, जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती है उनके स्टेटस के हिसाब से। अगर आप बेगम हो ज़्यादा मिलेगा, आगा हो उससे थोड़ा कम, अगाचा को जो है बिल्कुल ही कम। लेकिन ये जो वाइफ के बारे में बताया कि एक बेगम होती थी, अगा होती थी, अगाचा होती थी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि ये ऐसे ही रहेंगी। अगर रूलर चाहे तो इस सीक्वेंस को चेंज भी कर सकता था। अगर कोई आम लड़की से उसने शादी करी है, अगर वो उसको बेगम का टाइटल देना चाहता था तो दे सकता था, बशर्ते कि रूलर की पहले 4 वाइफ्स ना हों। अगर 4 से कम वाइफ हैं और रूलर अगर चाहता है कि मैं इसको बेगम का दर्जा दूं तो वो किसी को भी बेगम का दर्जा दे सकता था। काफ़ी मेल और फीमेल स्लेव्स भी जो है वो कोर्ट में रहते थे, वो उनको तरह तरह के काम करने को दिए जाते थे। और कुछ स्लेव यूनक्स होते थे जिसको हम ट्रांसजेंडर्स बोलते हैं, वो वहाँ पे बहुत घूमते रहते थे। और जो मुग़ल औरतें होती थी महल के अंदर, उनके जो ट्रेड वगैरह के कोई भी अगर बिज़नेस ट्रांजैक्शन है तो वो उनके बिहाफ पे उनके लिए काम भी करते थे, क्योंकि औरतों को तो बाहर जाने नहीं देते थे। पर ये यूनक्स जो हैं ये पैलेस के अंदर भी आ सकते थे, बाहर भी जा सकते थे, तो ये उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के उनकी इन्वेस्टमेंट वगैरह किसी भी ट्रेड में करवा देते थे और उनके बिहाफ पे सारा काम भी करते थे। नूरजहाँ के बाद से जो है मुग़ल जो प्रिंसेस थी, क्वींस थी, उन्होंने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। शाहजहाँ की जो डॉटर थी जहाँ आरा और रोशन आरा, उनकी जो एनुअल इनकम थी किसी भी बड़े मनसबदार के बराबर थी। जहाँ आरा को जो है पोर्ट सिटी थी जो सूरत की, वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जो है प्राप्त होता था, उसने वहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा होगा। मुग़ल जो औरतें थी वो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में भी इंटरेस्ट लेती थी और गार्डन्स वगैरह भी बनवाती थी, क्योंकि उनके पास पैसे होते थे। जहाँ आरा ने काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में शाहजहानाबाद में पार्टिसिपेट किया। एक डबल स्टोरी का कारवां सराय थी, 2 मंजिल की कारवां सराय, इसमें जो है एक कोर्टयार्ड भी था और एक गार्डन भी था। इसकी कंस्ट्रक्शन में जहाँ आरा ने पार्टिसिपेट किया था। जो चांदनी चौक का बाज़ार है वो भी जहाँ आरा ने ही डिज़ाइन किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन बनता है। हुमायूंनामा जो है हुमायूं की बहन ने लिखा था, गुलबदन बेगम ने। और हुमायूंनामा को पढ़ के भी हमें जो है मुग़ल्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। वो जो है तुर्किश लैंग्वेज में भी लिख सकती थी और पर्शियन लैंग्वेज में भी लिख सकती थी। अकबर ने भी इसको गुलबदन बेगम को, जो कि अकबर की बुआ लगी ना अगर हुमायूं की बहन है तो, उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप जो है अपनी मेमोरीज़ को रिकॉर्ड करो और हम जो है क्रॉनिकल्स में उसको ऐड करेंगे। अबुल फजल ने जो है फिर उनको ऐड किया था। गुलबदन बेगम ने जो हुमायूंनामा लिखा वो कोई मुग़ल्स की प्रशंसा नहीं करता, जबकि इसके अपोजिट वो कितनी टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट जो होते थे मुग़ल दरबार में, जो तनाव की स्थितियाँ होती थी, कैसे भाई भाई को धोखा देता था, किस तरीके की जो है उनके ऊपर खतरे मंडराते रहते थे दिन रात, ये सारी बातें उसने लिखी हैं। जबकि क्रॉनिकल्स में सिर्फ मुग़ल्स की तारीफ़ ही तारीफ़ करी गई है। बाकी हम कल करेंगे। ये पॉइंट 8 से द इम्पीरियल ऑफिशियल्स टाइटल करके जो है दिया हुआ है यहाँ पे, यहीं से हम पार्ट 3 जो है इस वीडियो का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।